हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्रय कौसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड फोनेटिक्स, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीआर यूनिवर्सिटी के सभी बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमारे वीडियोज रहे हैं उसमें हमने जो है चैप्टर 5 तक का डिटेल डिस्कशन कर लिया है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 6, जिसका नाम है निज़्म इज़ाकल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ओके, पोएम डिस्कस करने से पहले हम जरा हमारे ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं, पोएट को डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम इज़ाकल की बात करते हैं तो ही इज एन इंडियन पोएट हु इज रिनाउंड फॉर हिज इंग्लिश पोएट्रीज। तो इन्होंने जितनी भी पोएट्रीज की हैं वो इंग्लिश में ही लिखी हैं, इंडियन इंग्लिश पोएट है ये, ठीक है। And basically he was born in 1924 in a Jewish family in Bombay. अब इनकी Jewish family है वो ऐसी फैमिली है जिसे मराठी भी आती है और वो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। सो ये मराठी स्पीकिंग Jewish कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है बेने इज़राइल। ओके, एंड ये जो कम्युनिटी है ये मुंबई में लोकेटेड है। इनके फादर जो है वो बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में, एंड इनकी मदर जो है वो एक स्कूल प्रिंसिपल थी, ठीक है। अगर इनकी स्कूलिंग की बात करते हैं तो इन्होंने अपना बैचलर्स जो है वो 1947 में कंप्लीट किया है एंड उसके बाद ये लंदन चले गए थे और वहां जाके इन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई 1948 में की है। ओके, उसके बाद वहां पे 3.5 साल तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की एंड उसके बाद एक शिप से जो है वो इंडिया वापस आ गए थे, ठीक है। एंड इंडिया वापस आने के बाद ही जो है इन्होंने कई सारी चीजें जो है करनी स्टार्ट कर दी थी। कहाँ से स्टार्ट किया काम करना? सो 1953 में जो है इन्होंने एज एन असिस्टेंट एडिटर ज्वाइन कर लिया इलस्ट्रेटेड वीकली। फिर 1961 में जो है इन्होंने एक मंथली मैगजीन थी इम्प्रिंट, उसे एस्टैब्लिश कर लिया। एंड इसके अलावा जो है ये आर्ट क्रिटिक बन गए द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। 1966 से 1967 यानी कि 1 साल तक ये एडिटर बने रहे पोएट्री इंडिया में। एंड इसी टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, प्लेज लिखे एंड इन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट कर लिया। 1990s में जो है इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया इंडियन ब्रांच को, पेन की इंडियन ब्रांच को। पेन इज फॉर पोएट्री, एसे, नॉवेल, इंटरनेशनल सिस्टम है, आप कह सकते हो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है फॉर पोएट्री, एसे एंड नॉवेल्स, ठीक है। उनके ब्रांच के वहां पे ये इंडियन ब्रांच के सेक्रेटरी बन गए एंड इसके अलावा जो है ये इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए एंड रीडर बन गए अमेरिकन लिटरेचर के बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। इसके आगे की जो जनरेशन थे हमारी पोएट्री की, जैसे हमारे डॉम मोरिस, आदिल जूसवाला, लीव पाटिल, इन सबको इन्होंने मेंटोर किया। आगे के जितने ऑथर्स थे, हमारे पोएट्स थे या राइटर्स थे, उनको। एंड इज़ाकल की मैंने आपको ये बात बता दी कि इन्होंने हमेशा इंग्लिश में ही पोएट्रीज लिखी हैं एंड इनका जो थीम होता था वो हमेशा इंडिया से ही कनेक्टेड रहता था। एंड इंडिया, आप कह सकते हो इंडियंस की जो एवरीडे लाइफ होती थी ये उन्हें डिस्कस करते थे। एंड अपने पूरे करियर में इन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं वो सब इंडियन सेंट्रिक ही रही हैं। एंड भले ये जोइश फैमिली से बिलोंग करते थे, इनका जो एंसेस्ट्रल था वो जोइश था। एंड अर्बन व्यू पॉइंट भी इन्होंने कई जगह दिए हैं। कई सारे क्रिटिक्स जो है वो इनके अगेंस्ट जाते थे एंड वो कहते थे इज़ाकल जो है वो इंडियन राइटर नहीं है, आप इंडियन को नहीं कह सकते। एंड क्योंकि ये इंडिया का ट्रू पोर्ट्रेयल नहीं देते हैं। एंड ऐसा ही कुछ जो है वीएस नैपॉल ने भी कहने की कोशिश की थी। तो इनके रिप्लाई में जो है इज़ाकल ने एक ऐसे लिखा था, नेपोल्स इंडिया एंड माइन। एंड इसमें जो है नेपोल्स इंडिया का मतलब नेपोल जी का जो भी व्यू पॉइंट था, उन्होंने उसके कंपैरिजन में अपने व्यू पॉइंट्स को रखा कि मतलब दोनों का इंडिया जो है इतना डिफरेंट क्यों है या इतना सिमिलर क्यों। एक सटारिकल टोन में इन्होंने पूरा अपना एस्से लिखा था, ठीक है। एंड इसके आगे जो है इनकी लाइफ में 1983 में जो है इज़ाकल को साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड मिला। एंड फिर 1988 में जो है इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके बाद 2004 में जो है इसके बाद काफी टाइम तक इज़ाकल जो है वो अल्जाइमर डिजीज से फाइट करते रहे, उससे लड़ते रहे। एंड इवेंचुअली इन 2004 ही पास्ड अवे, ठीक है। सो इज़ाकल जी को यूजुअली हम उनकी
इंग्लिश राइटिंग के लिए जानते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ इंडिया की जो एवरीडे लाइफ है उसको डिपिक्ट किया है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा इनको जानते हैं, या एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडियन पोएट रहे हैं ये इनके मरने के बाद भी। ठीक है, सो ये थे हमारे पोएट। अब हम चलते हैं इनकी पोएट्री। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सो ये पोएम जब इन्होंने लिखी है तो इस पोएम में ओवरऑल ये एक ऐसी रात की बात कर रहे हैं जब इनकी मदर को जो है एक स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर लिया था, यानी कि उनको जो है एक स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया था। ठीक है, सो पूरा एक्सपीरियंस जो जैकल ने देखा, लोगों का बिहेवियर, इनकी मदर का बिहेवियर, इनकी फैमिली का बिहेवियर, ओवरऑल जो वहाँ पे विलेजर्स थे उनका बिहेवियर, वो सब जो है उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा पे। फर्स्ट स्टैंजा इज I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. So simple सा है कि स्टार्टिंग में इन्होंने कह दिया कि मुझे वो रात अभी भी याद है जिस रात को मेरी माँ को जो है एक स्कॉर्पियन ने जो है डंक मारा था। एंड वो हुआ ये था कि 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो स्कॉर्पियन जो है वो जमीन से निकल के अपने बिल से निकल के जो है वो इनके घर में एक राइस का सैक था, एक बोरिया थी, बोरी के पीछे जाके वो छुप गया था, बोरी के नीचे। ठीक है, सो यही चीज उन्होंने स्टार्टिंग के फर्स्ट आंसर में या 4 लाइंस में डिस्क्राइब किया। कंटेक्स्ट भी यही चीज रहेगा कि कंटेक्स्ट में सिंपल सा है, द पोएट रिकाउंट्स द रेनी नाइट व्हेन हिज मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन व्हेन इट शॉट शेल्टर अंडर सैक ऑफ राइस। सो फर्स्ट आंसर में उन्होंने यही चीज कही है कि पोएट को विविडली याद है वो रात जब एक स्कॉर्पियन ने जो है उनकी मम्मी को डंक मारा था। एंड ऐसा इसलिए हुआ था कि 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी एंड जो स्कॉर्पियन था वो अपने बिल से निकल के खुद को बचाने के लिए इनके घर में घुस गया एंड एक सैक ऑफ राइस था उसके नीचे जाके छुप गया। लास्ट लाइन इन्होंने बोल दी है, ये बस पोएट का जो है एक एम्पैथेटिक व्यू दिखा रहा है उस स्कॉर्पियन की सिचुएशन पे, स्कॉर्पियन की प्लाइट पे। ठीक है, आगे की लाइंस पे चलते हैं। तो आगे की लाइंस है, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश अ डायबोलिकल टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। सब क्या हुआ कि उसने डंक तो मार दिया, तो जो पॉइजन था, पार्टिंग द पॉइजन, कि अपने बॉडी से जो जहर है वो उसकी उनकी मम्मा के शहर में शरीर में जो है उसने डाल दिया। एंड उसके बाद जो है वो अपनी डायबोलिकल, मतलब ऐसे ये जो खड़ी ऐसे हुक टाइप की जो पूंछ है उसकी, कुछ इसी तरीके से टेल रहती है स्कॉर्पियन की, यहाँ पे उसका स्टिंग होता है एंड इसके आगे उसकी पूरी बॉडी होती है। सो ये अपनी डायबोलिकल टेल लेके वो फिर से अंधेरे में गायब हो गया एंड फिर से वो बारिश में चला गया। ठीक है, खुद को बचाने के लिए। कंटेक्स्ट देख लेते हैं, तो कंटेक्स्ट भी सेम चीज कह रहा है कि द स्कॉर्पियन लीविंग इट्स venomous sting behind a dark room before he venturing out into the rain once more। वही चीज है कि उसने अपना जहर इनकी मम्मा की बॉडी में डाल दिया एंड उसके बाद जो है वो अपनी टेल लेके भाग गया रेन में दोबारा। एक्सप्लेनेशन है कि पोएट डिस्क्राइब करें कि स्कॉर्पियन ने उन्हें पहले उनकी मम्मी को जो है अपनी घुमावदार या ये जो कर्व्ड टेल थी उससे जो है उनको स्टिंग किया, उनको डंक मारा एंड उसके बाद जो है वो बारिश में फिर से भाग गया। एंड इन लाइन के साथ जो है पोएट एक फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड उसके बाद कंपैशन भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उस स्कॉर्पियन के लिए। फ्रस्ट्रेशन किस लिए? फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि भैया मतलब द स्कॉर्पियन, तुमने जो है मेरी मम्मी को जो है वो स्टिंग कर लिया, मेरी मम्मी को डंक मार दिया। एंड कंपैशन उस स्कॉर्पियन के लिए कि उसे फिर से अब बारिश में जाना पड़ेगा जिससे बचने के लिए वो घर में आया था। ठीक है, आगे की लाइंस देखते हैं। सो आगे की लाइंस है, दिस द पीसेस केम लाइक swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। सो अब आगे स्टोरी में क्या होता है कि पोएम में क्या होता है कि जितने भी विलेजर्स जो हैं उनको पता चल जाता है कि ये इनकी मम्मी को डंक मारा है स्कॉर्पियन ने, तो वो सब जैसे जैसे मक्खियां किसी
मीठी चीज़ पे पूरा मंडराने नहीं लगती हैं, पूरा ग्रुप बना लेती हैं, वैसे ही जो विलेजर्स थे वो इनकी मम्मी के आस-पास पूरा ग्रुप टाइप का बना लिए एंड वो सब जैसे मक्खियाँ बनाने लगती हैं, भिनभिनाने लगती हैं, वैसे ही ये जो विलेजर्स थे ये क्या करने लगे, ये भगवान का नाम चैंट करने लगे, भगवान का नाम पुकारने लगे एंड उनका बिलीफ यहाँ पे एक सुपरस्टिशन आ गया। उनका बिलीफ ये था कि भगवान का नाम लेने से ये जो ज़हर है, ठीक है? वो आगे फैलने से रुक जाएगा। ओके? कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि विलेजर्स जितने भी थे वो इनकी मम्मी के आस-पास इकट्ठा हो गए ताकि वो हेल्प कर सकें एंड उन्होंने भगवान का नाम जो है वो बार-बार बोलना शुरू कर दिया ताकि वो जो ज़हर उसको काउंटर कर सकें, ईविल को काउंटर कर सकें। एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ही विलेजर्स को पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, वो पोएट के घर पे आ गए एंड वो पूरी तरीके से पोएट जो है वो पूरी तरीके से डिससैटिस्फाइड थे ये लोगों के घर आने से, क्योंकि वो एक सिंपल सा टर्म यूज़ करें कि मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, मक्खियाँ आ गई। तो मक्खियाँ हमें ऐसा पसंद नहीं होती, तो ये लाइन जो हम कह सकते हैं कि वो बता रही है कि पोएट हमारे डिससैटिस्फाइड है लोगों के आने से। एंड ये सब इनकी मदर के पास आके भगवान का नाम लेने लगे एंड वो कोशिश करने लगे कि भगवान का नाम लेने से या एक यूनाइटेड डिवोशन दिखाने से जो है वो पोएट की मम्मी को बचाया जा सकता है एंड ये जो इविल वर्क हुआ है या जो ज़हर इनकी बॉडी में है वो आगे नहीं फैलेगा। ओके? यहाँ पे अभी सुपरस्टिशियस बिलीफ चल रहा है क्योंकि विलेज एरिया एंड उस टाइम की बात हो रही है। तो लोगों का एक मानना था कि अगर आपको स्कॉर्पियन ने डंक मारा है जो आपके अंदर जो है वो इविल आ गया है। ठीक है? तो इससे पहले वाले स्टैंज़ा में यही चीज़ उन्होंने बताई है। ठीक? नेक्स्ट स्टैंज़ा पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंज़ा हमारा आ जाता है, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-bricked walls. They searched for him, he was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in. Mother's blood, they said. तो अब उन्होंने पहले तो भगवान का नाम लेना शुरू किया, ठीक? उसके बाद जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने कैंडल्स उठाई, लालटेन्स उठाए एंड कैंडल्स और लालटेन्स का क्या रहता है कि वो शैडो देते हैं। तो इतने सारे लोग थे कि वो एक शैडो जो है वो स्कॉर्पियन का शेप लेने लगा एंड वो सब उस स्कॉर्पियन को जो है वो ढूँढने लगे एंड जब उसे नहीं मिला, ठीक है? तो जैसे अगर कोई चीज़ हमसे नहीं होती तो हम करते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी अपने टंग से एक आवाज़ निकाल रहे हैं एंड फिर कुछ लोगों ने जो है वो पोएट को बताया कि जितना ज़्यादा वो स्कॉर्पियन मूव करेगा, उतना ही ज़्यादा जो है जो स्कॉर्पियन का ज़हर है वो उनकी मम्मी की बॉडी में मूव करेगा। अगेन ये एक सुपरस्टिशन है, उस टाइम का सुपरस्टिशन है क्योंकि एनिमल के मूव करने से मतलब ब्लड में जो पॉइज़न गया है उसके मूवमेंट का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बट उस टाइम की बात हो रही है एंड सुपरस्टिशंस की बात हो रही है, तो ये एक सुपरस्टिशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया एंड इस पोएम में आपको कई सारे सुपरस्टिशंस जो है वो देखने को। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो स्कॉर्पियन जो है वो विलेजर्स जो है वो स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे हैं जो जिसने पोएट की मदर को डंक मारा था एंड वो उसे नहीं ढूंढ पाते हैं एंड उसके बाद वो बताते हैं पोएट को कि जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उतना ही ज़्यादा जो ज़हर है वो उनकी मम्मा की बॉडी में मूव करेगा। ओके? एक्सप्लेनेशन है कि द पोएट डिस्क्राइब्स कि जो भी विलेजर्स हैं वो स्कॉर्पियंस को सर्च करने के लिए कैंडल्स और लालटेन्स लेके ढूंढने निकल गए हैं एंड वो एक स्कॉर्पियन शेप का शैडो जो है, एक बड़े स्कॉर्पियन शेप का शैडो जो है वो दीवार पे जो है वो पड़ रहा है, ठीक है? एंड विलेजर्स का मानना ये है कि उस स्कॉर्पियन को जो है मारना ज़रूरी है या उसे कम से कम चलने से रोकना ज़रूरी है क्योंकि जितना वो चलेगा उतना ही ज़्यादा जो ज़हर है वो मदर की बॉडी में जाएगा एंड ये पूरी तरीके से एक रिफ्लेक्शन आ जाता है एक सुपरस्टिशन का, जो पोएट जो है वो खुद भी समझ रहा है कि एक सुपरस्टिशन है एंड ये स्टैंज़ा जो है वो हाइलाइट करता है इंडियन कल्चरल एलिमेंट को जो कि हमारी पोएट के जो है अलग-अलग वर्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये स्टैंज़ा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंज़ा पे। सो फिफ्थ स्टैंज़ा हमारा जाता है, May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your sufferings decrease, the misfortunes of your next birth, they said. Many the sum, may the sum of all evil balanced in this unreal world.
सो अब यहाँ पे कई सारे सुपरस्टिशंस की बात हुई है। सबसे पहला सुपरस्टिशन तो मैंने आपको वो बता दिया इससे पहले वाले स्टैंजा में कि जितना ज़्यादा वो स्कॉर्पियन मूव करेगा उतना ज़्यादा जो वेनम है वो मदर की बॉडी में मूव करेगा, ठीक है? सेकंड सुपरस्टिशन ये है कि ये जो ज़हर है, ठीक है? वो आपके जो पिछले कर्म थे, जितने भी पिछले बुरे कर्म थे, उन्हें जो है वो खत्म कर देगा, उन्हें जो है वो काट देगा, ठीक है? फर्स्ट 2 लाइन्स में ये उन्होंने बोला है, ठीक? ये फर्स्ट 2 क्या फर्स्ट 3 लाइन्स में। नेक्स्ट 3 लाइन्स में वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे ये जो ज़हर है, कुछ विलेजर्स का कहना है कि तुम्हारे प्रीवियस लाइफ के जो सिंस है वो बर्न हो जा रहे हैं। फिर कुछ का कहना ये है कि तुम्हारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके जो मिसफॉर्च्यून्स हैं, उसके जो सिंस है वो कट जाएँगे इस ज़हर की वज़ह से, ठीक है? फिर आखिर में कुछ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ज़हर है ये तुम्हारे इस बॉडी के जो कर्म हैं, उनको कट कर देगा एंड तुम्हें जो है वो नेक्स्ट लाइफ में ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? सो इस स्टांजा में ओवरऑल जो है हिंदुइज्म का जो रीबर्थ या आप कह सकते हो कर्मा का कॉन्सेप्ट है उन्हीं को डिस्कस किया गया है हिंदुइज्म में। सो कंटेक्स्ट ये है कि विलेजर्स जो हैं वो प्रेयर ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं मम्मा के रिलीफ के लिए, उनकी सफरिंग के लिए एंड वो कह रहे हैं कि ये जो स्कॉर्पियन का स्टिंग है वो उनके सोल को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर दे रहा है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन है कि जब विलेजर्स को वो स्कॉर्पियन नहीं मिलता है तो वो अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस जो हैं या आप कह सकते हो अपने खुद के प्रेयर्स जो है वो ऑफर करने लगते हैं। तो कुछ का कहना है कि इनकी मदर के पास्ट सेंस जो है वो हट जाएँगे इस ज़हर की वज़ह से, ये एक हिंदुइज़्म में बिलीफ है, ठीक है? फिर कुछ का कहना है कि उनके जो फ्यूचर के मतलब नेक्स्ट लाइफ के जो कर्म है, जो हार्डशिप्स हैं, वो कट जाएँगी इस ज़हर की वज़ह से, ठीक है? एंड वहीं पे कुछ का कहना है कि इसकी वजह से इस ज़हर की वजह से जो उनके अच्छे कर्म और बुरे कर्म हैं वो बैलेंस हो जाएँगे एंड ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये शो करता है हिंदुइज़्म का रीइन्कार्नेशन कॉन्सेप्ट जो है। तीनों ही लाइक तुम रीइन्कार्नेटेड हो पिछले जन्म से आगे के जन्म की बात हो रही है तो रीइन्कार्नेशन का कॉन्सेप्ट इस स्टांजा में शोकेस होता है एंड इसके अलावा जो है ओवरऑल जो कर्मा का हमारा बिलीफ है कि जैसे कर्म करोगे वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, तो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है एंड रीकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस स्टांजा में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टांजा पे। सो नेक्स्ट स्टांजा जो है, वो है अगेंस्ट द सम ऑफ गुड become diminished by your pain, may the poisons purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. सो वही जो सुपरस्टिशंस आगे डिस्कस हो रहे थे ना, उन्हीं को जो है इस स्टैंजा में वो कंटिन्यू हुए हैं एंड इस स्टैंजा में भी आ जा रहा है कि ये जो है तुम्हारे मतलब जितने भी तुम्हारा दर्द है, तुम्हारा तकलीफ है, उसे काट रहा है एंड तुम्हारी लाइफ में और गुडनेस आएगा और ये जो ज़हर है वो तुम्हारी मतलब जो फिजिकल डिजायर्स हैं, ठीक? जो तुम्हारा एम्बिशन है, जितने भी जो डेडली सिंस हैं, ठीक है? उनको ये हटाएगा, ठीक है? तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी फिजिकल सोल को, तुम्हारी फिजिकल बॉडी को जो है वो प्यूरिफाई कर देगा एंड इतना कह के वो जो है इनकी मदर के चारों तरफ बैठ गए हैं एंड सबके चेहरे पे एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबको समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। लाइक उनकी मम्मी जो है वो दर्द से करहा रही हैं, तड़प रही हैं, उससे उनको कोई वो नहीं है। वो सबके मन में एक शांति सा, एक अंडरस्टैंडिंग सा सबके चेहरे पे देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इस लाइन का कंटेक्स्ट यही है कि विलर्स जो है वो अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं एंड वो होप कर रहे हैं कि उनकी सफरिंग जो है वो उनकी बॉडी को क्लेंस कर देगी, उनकी जितने भी कर्मिक डेप्थ्स हैं उन्हें वो उनसे मुक्त कर देगी। ओके, एक्सप्लेनेशंस देखते हैं तो कुछ ने तो ऊपर 3 आपको एग्जांपल्स दे दिए। इसके अलावा कुछ का सजेशन है कि ये जो ज़हर है वो आपकी फिजिकल बॉडी को जो है वो आपको क्लेंस करता है, आपकी बॉडी को रिजुवनेट करता है एंड वो आपके जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, उनसे आपकी बॉडी को फ्री करता है, ठीक है? एंड इसी वजह से जितने भी विलेजर्स हैं उन्होंने स्कॉर्पियन की जो सर्च है वो रोक दी है एंड अब वो पोएट की जो मदर है उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे जो पोएट है वो
हर विलेजर के चेहरे पे जो है एक शांति का, एक समझ का जो है एक्सप्रेशन देख पा रहा है। सो नेक्स्ट ये हो गया हमारा 6th स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा थोड़ा-सा बड़ा है। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on the mat. My father, skeptical rationalist, trying every cure, every curse and blessings, poured a mixer. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match on it. I watched the flames feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. So काफी बड़ा स्टैंजा है, ऑलमोस्ट 8 to 10 लाइन्स थी इसमें, ठीक है। सो अब क्या हुआ है, जैसे जैसे बातें और विलेजर्स को पता चल रहा है, बातें और फैल रही हैं, तो और लोग आ रहे हैं, ठीक है। और लोग आते जा रहे हैं इनके घर पे, एंड और जो है वो इंसेक्ट्स, इसलिए इंसेक्ट वर्ड फिर से वही बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये लोग बस आके इकट्ठा हो गए हैं, जैसे मक्खियां आके इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। सो वो इरिटेटेड है इतने सारे लोगों के आने से, ठीक है। एंड वो और ज्यादा इरिटेटेड है कि ये एंडलेस बारिश हो ही चली जा रही है, बारिश रुक नहीं रही है। एंड उनकी मम्मी जो है वो दर्द से करहा रही हैं, पूरे मतलब जहाँ वो लेटी हुई है वो वहां पे पूरा ट्विस्ट कर रही हैं, टर्न कर रही हैं। जैसे जब आपको मतलब इनसफरेबल पेन होता है तो आप यूजुअली कराते हैं एंड ग्राउंड करते हैं, ठीक है। सो उनकी मम्मा वो सब कर रही हैं, एंड इनके फादर जो है वो वरिड है। वो ये विलेजर्स की तरह वो सुपरस्टिशंस में नहीं बिलीव कर रहे हैं। वो एक स्केप्टिकल और रैशनलिस्ट इंसान है, तो वो हर चीज ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो दवा हो जाए, किसी तरीके का हर्ब हो जाए, किसी तरीके का मिक्सचर हो जाए, इवन वो आप कह सकते हो कि मंत्रों तक पे चले गए थे, ठीक है। सो इसी टाइम पे जो है उन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीका भी यूज किया, और वो ये था कि पुराने टाइम पे होता था कि जब किसी को बहुत ज्यादा घाव हो जाता था ना, तो हम उसके घाव को जो है जला देते थे, जिससे इन्फेक्शन ज्यादा ना हो, या वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ना हो। तो उसके फादर यही करते हैं कि जहाँ पे उस स्कॉर्पियन ने स्टंग किया था, जहाँ पे उसने डंक मारा था, वहां पे वो मोमबत्ती को थोड़ा सा पोर करते हैं, डालते हैं, एंड उसके बाद उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी उनकी मम्मा पेन में है, एंड ऊपर से उनकी टो को जलाया जा रहा है, एंड ये सब ऑथर जो है वो देख रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑथर देखता है कि एक होली मैन आया है, मतलब एक पंडित टाइप का इंसान आया है, जो कि मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, मंत्र बोल रहा है। अब इन मंत्रों से क्या होना है कि वो जो जहर है वो इनकी मम्मी की बॉडी में फैलना बंद हो जाएगा। तो आफ्टर 20 आवर्स, लगभग 20 घंटे बाद जो है, जो वेनम का असर था, पॉइजन नहीं, वेनम, वेनम का जो असर था वो धीरे धीरे जो है वो कम हो गया है, एंड अब उनकी मम्मी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। सो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इस स्टैंजा में जो है पोएट जो है वो पूरा क्लाइमेक्स तक, मतलब ओवरऑल पूरी स्टोरी अपनी एक्सप्लेन कर चुका है, एंड क्लाइमेक्स भी आ गया है कि चलो ठीक है, उनकी मम्मी को 20 घंटे बाद आराम मिल गया है, ठीक है। कंटेक्स्ट देखते हैं पोएम का, तो कंटेक्स्ट है कि इस लाइन में जो है पोएट की फैमिली, हर कोई जो है अलग अलग तरीका यूज कर रहा है। इवन उनकी जो फैमिली है वो स्पेशली उनके फादर जो है वो एक स्केप्टिकल इंसान है, एंड वो हर वो चीज यूज कर रहे हैं जिससे वो अपनी वाइफ को ठीक कर सकते हैं। एंड चाहे उनके फादर का एफर्ट हो, चाहे वो किसी होली मैन का एफर्ट हो, एज सच कोई असर नहीं हो रहा। एंड लगभग 20 घंटे बाद जो है वो वेनम का जो असर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि जैसे जैसे बातें बढ़ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग और ज़्यादा आते जा रहे हैं, और ज़्यादा कैंडल्स लेके, लालटेन्स लेके आते जा रहे हैं, बट अभी भी उनकी मम्मी जो है वो दर्द से करहा रही हैं, रो रही हैं, रोल कर रही हैं मैट पे, एंड उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है। सारे विलेजर्स तो शांति से वहाँ बैठे हुए हैं, बस उनके फादर अटेंशन दे रहे हैं, एंड वो एक स्केप्टिकल और रैशनलिस्ट इंसान है, ठीक है। मतलब सोच समझ के काम करने वाले इंसान है ये, अंधविश्वास में वो यकीन नहीं करता। तो वो हर चीज कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं वो हर वो चीज कर रहे हैं जिससे वो अपनी वाइफ को ठीक कर सके।
तो उन्होंने बहुत सारे पाउडर्स यूज़ किए, बहुत सारे मिक्सचर्स यूज़ किए, हर्ब्स को यूज़ किया एंड कई सारे इनकन्वेंशनल मेथड्स भी यूज़ किए, जिसमें से एक तरीका था कि उन्होंने अपनी वाइफ की चोट पे जो है पैराफिन डाल दिया एंड उसके बाद उसे आग लगा दिया। ठीक है? सो पोएट जो है ये सब साइड में खड़ा होके देख रहा है, वो देख रहा है कि ऐसे उनकी मम्मी के जो टोज़ हैं उनको आग लगाई जा रही है एंड इसके बाद वो देखता है कि एक होली मैन जो है वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, जिससे वो क्लेम कर रहा है कि वो अ, ज़हर को जो है वो इनकी वाइफ की बॉडी में या पोएट की मदर की बॉडी में फैलने से बचा लेगा। सो ओवरऑल इस स्टैन्ज़ा में जो है सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि उस टाइम के जो विलेजर्स थे वो इलिटरेट थे एंड वो सुपरस्टिशंस पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। ठीक है? एंड इनके फादर जो हैं वो बहुत हद तक इर्रेशनल मेथड्स पे गए हैं, अनकन्वेंशनल मेथड्स को भी उन्होंने यूज़ किया है एंड बाय द एंड ऑफ द स्टैन्ज़ा उनकी मम्मी को 20 घंटे बाद जो है वो आराम मिलता है, वो जो ज़हर है या जो स्टिंग है उसका जो असर है वो धीरे-धीरे कम होता है। एंड इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे स्टोरी की लास्ट 3 लाइन्स या लास्ट स्टैन्ज़ा पे, ठीक है? सो लास्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." सो लास्ट लाइन, अब इतना 20 घंटे तक वो लेडी जो है वो दर्द में रही है एंड इसके बाद भी उनके मुँह से जो पहली चीज़ निकली या एक चीज़ निकली वो ये थी कि अच्छा हुआ भगवान का, या भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि उस स्कॉर्पियन ने मुझे डसा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया उसने। ठीक है? सो ये लास्ट की 3 लाइन्स जो है वो अ, इनकी मदर की जो मदरहुड है वो दिखाती है, या एक माँ का जो प्यार होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो, वो ये लास्ट 3 लाइन्स में या लास्ट स्टैन्ज़ा में आपको देखने को मिल जाती है। ओके? कॉन्टेक्स्ट यही है दैट भले ही उनकी मम्मी को जो है स्कॉर्पियन ने डसा है, बट वो अभी भी रिलीव्ड हैं क्योंकि उनके बच्चों पे किसी भी तरीके का हार्म नहीं आया था, उनके बच्चों को ये दर्द नहीं सहना पड़ा था। एक्सप्लेनेशन भी है कि फाइनल लाइन्स में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाया गया है। मदरली नरिचिंग इंस्टिंक्ट जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, कि किस तरीके से उनकी मदर जो है वो भगवान का शुक्र अदा कर रही हैं कि अ, स्कॉर्पियन ने उन्हें डसा, उनके बच्चों को नहीं डसा एंड वो अपने दर्द को पूरी तरीके से साइड कर दे रही हैं एंड वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की वेल-बीइंग के बारे में सोच रहे हैं, इतने वीक स्टेट में होते हुए भी। एंड इसी के साथ होता है हमारी पोएम कंप्लीट एंड हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। ये बुक जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, वरना अमेज़न और फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को पीडीएफ वर्ज़न या ई-बुक वर्ज़न में पढ़ना चाह रहे हैं अपने किसी मोबाइल डिवाइस में ट्रैवल करते हुए, तो आप गूगल प्ले बुक से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।